नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं रामकिशन सिंपा स्वागत करता हूं आप सभी का भविष्य डिवीज़न के अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान का एकीकरण। और इस राजस्थान के एकीकरण में अभी तक 1 अक्टूबर 2023 तक यानी RS प्री तक जितने भी एग्जाम हुए सभी प्रश्न जो है आज किस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिएगा आप हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में विलय कब हुआ। यानी हमसे पूछा गया एकीकरण का पहला चरण जो है उसका वृहत राजस्थान यानी चौथे चरण के अंदर विलय जो था वो विलय कब हुआ था। ये प्रश्न दोस्तों RS परी 2023 के अंदर पूछा गया। और सेम ये प्रश्न RPSC ग्रेड सेकंड री एग्जाम 2023 के अंदर ग्रुप A के अंदर पूछा गया था। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रश्न है मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में विलय कब हुआ। चलिएगा, इसका राइट आंसर दोस्तों 15 मई 1949 को 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में विलय करके एकीकरण के 5वें चरण का गठन जो था वो किया गया था। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, 5वां चरण का नाम है दोस्तों वृहत्तर राजस्थान, या यूं कह दीजिए संयुक्त वृहत राजस्थान। आप तीसरे और चौथे चरण के नाम को जोड़ करके भी लिख सकते हैं। और एकीकरण का 5वां चरण जो है ये 15 मई 1949 को संपन्न हुआ था। 15 मई का महीना 5वां 1949। खास बात यह कि डॉक्टर शंकर देव राय समिति की सिफारिश के आधार पर मत्स्य संघ को 5वें चरण में जो है जोड़ा गया, या यूं कहें वृहत राजस्थान के अंदर जोड़ करके 5वें चरण का गठन जो है वो किया गया था। देख लीजिए, वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ को शामिल किया गया। और ये शंकर देव राय समिति जो है इसमें 3 सदस्य थे। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा भी जाता है। शंकर राव देव, प्रभुदयाल और RK सिद्धवा। इंपॉर्टेंट दोस्तों, शंकर राव देव समिति जो है इसका गठन भरतपुर और धौलपुर की जनता की राय जानने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान में विलय चाहते हैं या उत्तर प्रदेश में। और दोस्तों, इस समिति ने जनता से विचार विमर्श के बाद सिफारिश दी कि मत्स्य संघ का विलय वृहद राजस्थान में किया जाए। इसके बाद सभी 4 शासकों ने 10 मई 1949 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और 15 मई को ये चरण जो है संपन्न हुआ। इसके साथ मत्स्य संघ वृहद राजस्थान में हस्तांतरित हो गया और शोभाराम कुमावत को हीरालाल मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। ये शोभाराम कुमावत जो थे मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे और इनको एकीकरण के 5वें चरण में जो प्रधानमंत्री बने हीरालाल शास्त्री, उनके मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया था। आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न नंबर 2, राजस्थान में मत्स्य संघ कब समाहित हुआ। सेम प्रश्न दोस्तों, बस शब्दों का हेरफेर है। ऊपर जो 1 नंबर अभी देखा है हमने वही है। इसका आंसर भी 15 मई 1949 रहेगा। और ये प्रश्न कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2021 के अंदर पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 3, काफी अच्छा प्रश्न है। राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख किससे नियुक्त किया गया। RS परी 2023 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। सीधा आंसर दोस्तों इसका महाराजा सवाई मानसिंह सेकंड, आमेर के कछुआ वंश के शासक मानसिंह सेकंड को राज प्रमुख बनाया गया था। चलिए देखिएगा दोस्तों, एकीकरण के चतुर्थ चरण वृहद राजस्थान जो 30 मार्च 1949 को संपन्न हुआ था, इस एकीकरण के चौथे चरण के अंदर जयपुर यानी आमेर के कछुआ वंश के शासक महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय को राज प्रमुख बनाया गया। और दोस्तों, वृहद राजस्थान का निर्माण 30 मार्च 1949 यानी चैत्र शुक्ल एकम विक्रमी संवत 2006 को हुआ था। अतः 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रहे, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया था और एकीकरण का 7वां चरण संपन्न हुआ था। इसलिए दोस्तों 1 नवंबर को मनाया जाता है राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 2 दिवस आप यहाँ पर याद रखेंगे, राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर और राजस्थान दिवस जो है वो 30 मार्च को मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसी एकीकरण के चौथे चरण के अंदर उदयपुर यानी मेवाड़ रियासत जो है मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह, या ऐसे लिख दीजिए राणा भूपाल सिंह जो है, ज़्यादातर नाम राणा भूपाल सिंह मिलता है। राणा भूपाल सिंह जो है इन्हें महाराज प्रमुख बनाया गया। ध्यान रहे दोस्तों, एकीकरण के समय मेवाड़ रियासत के महाराणा भूपाल सिंह जो है एकमात्र अपाहिज व्यक्ति थे, अतः इनके लिए ये महाराज प्रमुख का पद जो है ये पद सुरक्षित कर दिया गया।
यानी जब तक महाराजा प्रमुख का पद रहेगा तब तक ये इस पद पर रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, काफी अच्छा प्रश्न है। अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग जो अगस्त 1953 में भारत सरकार के द्वारा गठित किया गया था, इसमें निम्नलिखित में से कौन सदस्य थे? हमें 4 ऑप्शन दिए गए और हमें बताना है कि कौन कौन इसके मेंबर थे। दोस्तों ये प्रश्न भी आरएस प्री 2023 के अंदर पूछा गया और काफी अच्छे लेवल का प्रश्न था ये। हमें ऑप्शन दिए गए हैं, सर तेज बहादुर सप्रू ये शामिल नहीं थे, जस्टिस फजल अली थे, के.एम. पणिकर थे, हृदयनाथ कुंजरू थे। इस हिसाब से दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा। चलिए देखिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो दोस्तों ये गठन किया गया अगस्त 1953 के अंदर, अगस्त 1953 के अंदर गठन किया गया और इसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति जस्टिस या यूं कहें न्यायमूर्ति फजल अली। अन्य मेंबर देखिए के.एम. पणिकर, हृदयनाथ कुंजरू थे। इस हिसाब से इसका राइट आंसर ये हो गया दोस्तों 2, 3 और 4, यानी सर तेज बहादुर सप्रू जो थे ये इसके सदस्य नहीं थे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1 नवंबर 1956 को, यानी वो दिन जिस दिन अपने राजस्थान के एकीकरण का 7वां चरण आधुनिक राजस्थान संपन्न हो रहा था, उस दिन की बात हो रही है। इस राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में मिलाया गया और आबू और देलवाड़ा, शरीर के जो क्षेत्र थे आबू और देलवाड़ा, इन दोनों क्षेत्रों को भी राजस्थान में मिलाया गया। और दोस्तों मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की मानपुरा तहसील का सुनील टप्पा जो है, ये सुनील टप्पा राजस्थान को दिया गया और राजस्थान के झालावाड़ जिले का सोलन क्षेत्र जो है ये एमपी को दिया गया था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, सेम प्रश्न है, बस शब्दों का हेरफेर है। निम्नलिखित में से कौन 1953 में गठित थे? अभी जो बात कर रहे थे अगस्त 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के मेंबर नहीं थे। ये प्रश्न महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2018 में पूछा गया। ऑप्शन है फजल अली, ये मेंबर थे, फजल अली मेंबर थे दोस्तों। पट्टाभी सीतारामैया मेंबर नहीं थे। तो ऑप्शन 5 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी रहेगा आंसर। हरदीनाथ कुंजरू सदस्य थे, के.एम. पणिकर भी सदस्य थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6, राजस्थान के एकीकरण के तृतीय चरण में रिक्तस्थान को संयुक्त राजस्थान में शामिल किया गया। हमसे पूछा जा रहा है जब एकीकरण का तीसरा चरण संपन्न हुआ तो किस रियासत को संयुक्त राजस्थान यानी दूसरे चरण के अंदर शामिल करके तीसरे चरण का गठन किया गया या संपन्न किया गया? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, यानी उदयपुर रियासत। उदयपुर रियासत को शामिल किया गया था। आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, चलिएगा, एकीकरण का तीसरा चरण यानी संयुक्त राजस्थान जो है, ये तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948 को गठित हुआ था। और अभी आप ध्यान से सुनिएगा, इससे पहले यानी जब एकीकरण का दूसरा चरण संपन्न हुआ था 25 मार्च 1948 को। इसके दूसरे चरण के संपन्न होने के 3 दिन बाद, 3 दिन पश्चात यानी 28 मार्च 1948 को मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने औपचारिक रूप से मेवाड़ के संयुक्त राजस्थान में विलय की घोषणा कर दी। और दोस्तों पूर्व राजस्थान यानी राजस्थान संघ यानी कि दूसरे चरण में उदयपुर रियासत को मिलाकर के एकीकरण का तीसरा चरण संपन्न किया गया। और इस समय जब ये औपचारिक घोषणा हुई तो मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने विलय से पूर्व कुछ शर्तें रखी थी। जैसे देखिएगा, इन्होंने 20 लाख रुपए परिविपर्श की मांग की वार्षिक। इन्हें ये 20 लाख रुपए कैसे दिए गए? 10 लाख रुपए परिविपर्श के रूप में दिए गए, 5 लाख रुपए का भत्ता दिया गया और 5 लाख रुपए धार्मिक अनुदान के लिए दिए गए। और दूसरी शर्त ये थी कि मेवाड़ महाराणा को संयुक्त राजस्थान का वंशानुगत राज प्रमुख बनाया जाए, ये शर्त भी इनकी मान ली गई। और उदयपुर को राजधानी बनाया जाए, ये डिमांड की गई, ये शर्त भी मान ली गई। इसके पश्चात दोस्तों इन्होंने 11 अप्रैल 1948 को विलय पत्र पर सिग्नेचर कर दिए। और इसके थोड़े दिन पश्चात यानी कि 18 अप्रैल 1948 को एकीकरण का तीसरा चरण जो है ये संपन्न किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, काफी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 7 देखिएगा, निम्नलिखित में से जॉर्ज थॉमस द्वारा राजस्थान के लिए सर्वप्रथम किन शब्दों का प्रयोग किया गया था? तो इजी प्रश्न है, राजपुताना शब्द का प्रयोग किया गया। यह प्रश्न आरपीएससी असिस्टेंट टाउन प्लानर एग्जाम 2023 के अंदर पूछा गया था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राजस्थान को राजपुताना नाम जो है
ये जॉर्ज थॉमस के द्वारा 1800 ईस्वी के अंदर दिया गया, 1800 ईस्वी के अंदर दिया गया। और ध्यान से सुनेंगे, 1805 ईस्वी के अंदर विलियम फ्रैंकलिन जो है, विलियम फ्रैंकलिन ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। और इस पुस्तक के अंदर इस बात का उल्लेख किया कि संभवतः जॉर्ज थॉमस ही पहला व्यक्ति था जिसने राजस्थान को राजपुताना शब्द दिया या राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था। और दोस्तों ये जॉर्ज थॉमस जो था, जॉर्ज थॉमस आयरलैंड का निवासी था। ध्यान रहे, जॉर्ज थॉमस जो थे, ये जॉर्ज थॉमस आयरलैंड के निवासी थे। और अपने भारतीय संविधान के भाग 4 के अंदर आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है। ध्यान रहे दोस्तों, 26 जनवरी 1950 वो दिन जिस दिन अपने देश का संविधान लागू हुआ, और या फिर ऐसे कहें वो दिन जिस दिन एकीकरण का, राजस्थान के एकीकरण का छठा चरण जो है, छठा चरण संपन्न हुआ। इस दिन ये राजपुताना नाम जो बदल करके विधिवत रूप से भारतीय संविधान के अंदर क्या लिखा गया, राजस्थान नाम लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 देखिएगा। प्रश्न नंबर 8, 30 मार्च 1949, 30 मार्च 1949 यानी बात हो रही है एकीकरण के चौथे चरण की बात हो रही है। वृहद राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? तो दोस्तों एकीकरण के चौथे चरण का उद्घाटन जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। चलिए देखिएगा, इंपॉर्टेंट तथ्य यहां से दोस्तों, एकीकरण का चतुर्थ चरण जिसे वृहद राजस्थान या वृहद राजस्थान कहा जाता है, यह 30 मार्च 1949 को संपन्न हुआ। और इसमें राजधानी रखी गई, जयपुर को रखा गया था। और महाराज प्रमुख अभी ऊपर के वीडियो में आपको बताकर, ऊपर के प्रश्न के अंदर बता करके आया हूं कि राणा भूपाल सिंह या भोपाल सिंह कह दीजिए, इनको बनाया गया, जो कि एकीकरण के समय एकमात्र अपाहिज व्यक्ति थे, इसलिए इनके लिए पद जो है सुरक्षित कर दिया गया। और इस चौथे चरण का राज प्रमुख आमेर यानी जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह सेकंड को बनाया गया। उपराज प्रमुख कोटा के भीम सिंह को बनाया गया, कोटा के भीम सिंह को बनाया गया। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया। इसका उद्घाटन वल्लभ भाई पटेल ने किया। 30 मार्च को वृहद राजस्थान बन करके तैयार हुआ। और इसी दिन दोस्तों 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि एकीकरण के चौथे चरण के अंदर जयपुर और जयपुर वर्सेस जोधपुर, जोधपुर यानी मारवाड़ के बीच में राजधानी को लेकर के विवाद हो गया था दोस्तों, राजधानी विवाद हुआ। और इस राजधानी के विवाद को हल करने के लिए BR पटेल समिति का गठन किया गया था, BR पटेल समिति का गठन किया गया। और दोस्तों ध्यान रहे, BR पटेल समिति की सिफारिश के आधार पर एकीकरण के चौथे चरण में जो राजधानी जो है वो राजधानी जयपुर को बनाया गया। और इस समिति की सिफारिश के आधार पर कुछ डिपार्टमेंट बनाए गए, जैसे आप देखिएगा, शिक्षा विभाग बीकानेर को दिया गया, न्याय विभाग जोधपुर को दिया गया, कृषि विभाग भरतपुर को दिया गया, वन विभाग कोटा को दिया गया, खनिज और कस्टम विभाग जो है ये उदयपुर रियासत को दिया गया। तो ये सब डिपार्टमेंट जो है, और एकीकरण के चौथे चरण में जयपुर को जो राजधानी बनाया गया, ये BR पटेल समिति की सिफारिश के आधार पर बनाया गया था। और जोधपुर यानी मारवाड़ को न्याय विभाग दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9, वृहद राजस्थान यानी एकीकरण के चौथे चरण की बात हो रही है, का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि हम एकीकरण के चौथे चरण के अंदर मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री बनाया गया हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, वृहद राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? अभी हम देख करके हैं, वृहद राजस्थान का राज प्रमुख जो है वो आमेर के राजा महाराजा सवाई मान सिंह सेकंड को नियुक्त किया गया था। प्रश्न नंबर 11, मत्स्य संघ में कुल कितनी रियासतें थी? दोस्तों मत्स्य संघ में कुल 4 रियासतें थी। काफी इजी प्रश्न है। प्रथम चरण मत्स्य संघ जो कि 18 मार्च 1948 को संपन्न हुआ, इसमें 4 रियासतें मिलाएगी। कौन कौन सी? अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, या शॉर्टकट कहें तो A, B और C, D। साथ में दोस्तों एक ठिकाना मिलाया गया, उस ठिकाने का नाम है नीमराना। और नीमराना ठिकाना दोस्तों अलवर के अंदर पड़ता है। और नीमराना ठिकाने का ठिकानेदार जो थे उस ठिकानेदार का नाम था दोस्तों राजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह ठिकानेदार थे। और दोस्तों एकीकरण के प्रथम चरण को मत्स्य संघ नाम जो है, ये मत्स्य संघ नाम KM मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी की सिफारिश के आधार पर दिया गया। और पहले चरण का उद्घाटन जो है वो NV गौडगिल यानी नरहरि विष्णु गौडगिल के द्वारा किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण के दौरान गठित मत्स्य संघ में रिक्तस्थान रियासतें शामिल थी। तो वही प्रश्न है, बस शब्दों का हेरफेर है
कितनी रियासतें शामिल थी? आपसे पूछा जाए तो 4 रियासतें शामिल थी दोस्तों। ऊपर डिस्कस करके आए हम लोग। प्रश्न नंबर 13 देखिएगा, वर्तमान राजस्थान राज्य के गठन की सारी प्रक्रिया संपूर्ण हुई। तो वर्तमान राजस्थान के निर्माण की गठन की संपूर्ण प्रक्रिया जो है 7 चरणों में संपन्न हुई। 7वां चरण जो है, ये 7वां चरण दोस्तों 1 नवंबर 1956 को संपन्न हुआ था। चलिए देखिएगा दोस्तों, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर 1956 को आया था। यही कारण है कि 1 नवंबर को प्रत्येक वर्ष राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और एकीकरण के समय ए, बी और सी 3 श्रेणियां होती थी। और 1 नवंबर 1956 को 7वें संविधान संशोधन के द्वारा ए, बी और सी ये तीनों श्रेणियां जो है, इन तीनों श्रेणियों को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, 26 जनवरी 1950 जिस दिन राजस्थान के एकीकरण का 6ठा चरण संपन्न हुआ और भारतीय संविधान लागू हुआ, उस दिन राजस्थान को बी श्रेणी का यानी ख श्रेणी का दर्जा जो था दिया गया था। और ऊपर हम डिस्कस करके हैं कि जो जॉर्ज थॉमस ने राजपुताना नाम दिया था उसको बदल करके विधिवत रूप से 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के अंदर क्या दिया गया, क्या लिखा गया? राजस्थान लिखा गया। और दोस्तों 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान के एकीकरण जो है ये पूरी प्रक्रिया 8 वर्ष 7 माह 14 दिन के अंदर संपन्न हुई थी। और दोस्तों एकीकरण के समय 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। चलिए, काफी अच्छा प्रश्न है। मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं था? इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए ताकि भविष्य में ये प्रश्न रिपीट हो तो आपका गलत नहीं होगा। ये प्रश्न आरपीएससी ग्रेड 2 ग्रुप डी 2022 के पेपर के अंदर पूछा गया। कौन मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में, या यूं कहें शोभाराम कुमावत के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं था? क्योंकि मत्स्य संघ का पीएम जो है, पहले चरण का पीएम जो है वो बनाया गया था दोस्तों अलवर के शोभाराम कुमावत को बनाया गया था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कौन शोभाराम कुमावत के मंत्रिमंडल में या यूं के मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं था? इसका राइट आंसर दोस्तों प्रेम नारायण माथुर है। युगल किशोर चतुर्वेदी, चिरंजीव लाल शर्मा, भोलानाथ ये सब शामिल थे। देखिएगा, हम प्रथम चरण के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखिए, प्रथम चरण 18 मार्च 1948 को संपन्न हुआ और इसमें ये अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और 1 ठिकाना नीमराना मिलाया गया। और इस प्रकार से इन सब के मिलने से पहले चरण का क्षेत्रफल 1200 वर्ग किलोमीटर हो गया। 1200 वर्ग किलोमीटर पहले चरण का क्षेत्रफल था। इंपॉर्टेंट है, वार्षिक आय 184 लाख रुपए थी, या फिर ऐसे कह दीजिए दोस्तों 1,84,00,000 रुपए पहले चरण की वार्षिक आय थी। एग्जाम में सीधा सीधा पूछा गया प्रश्न है ये। जनसंख्या 18,38,000 थी। और के.एम. मुंशी की सिफारिश के आधार पर पहले चरण का नाम जो मत्स्य संघ रखा गया था। इसकी राजधानी अलवर को बनाया गया। पहले चरण का उद्घाटन एन.वी. गौडगिल, नरहरि विष्णु गौडगिल के द्वारा किया गया। और दोस्तों पहले चरण का राज प्रमुख जो है धौलपुर के शासक उदय भान सिंह को बनाया गया। उपराज प्रमुख करौली के गणेश पाल देव को बनाया गया। और दोस्तों एक बार सेकंड ग्रेड में पूछा गया कि मत्स्य संघ के उपराज प्रमुख कौन थे? ऑप्शन में गणेश पाल देव नहीं था, माना गया उत्तर इसका तेज सिंह, अलवर के तेज सिंह को माना गया। और आरपी व्यास की पुस्तक के अंदर लिखा भी गया कि प्रथम चरण का उपराज प्रमुख करौली के अलवर रियासत के राजा तेज सिंह को बनाया गया था। पहले चरण का पीएम अलवर के शोभाराम कुमावत को बनाया गया। शोभाराम कुमावत यानी अलवर प्रजामंडल के जो प्रमुख नेता थे, इनका जो मंत्रिमंडल जो था उसमें निम्न सदस्य शामिल थे। जैसे देखिएगा, श्री भोलानाथ, श्री युगल किशोर चतुर्वेदी जिन्हें राजस्थान का जवाहरलाल नेहरू भी कहा जाता है, श्री गोपीलाल यादव, चिरंजीव लाल शर्मा और डॉक्टर मंगल सिंह। ध्यान रहे दोस्तों, एकीकरण के प्रथम चरण के उद्घाटन की तिथि 17 मार्च 1948 तय की गई, परंतु इस दिन ये उद्घाटन नहीं हुआ क्योंकि भरतपुर के शासक ब्रजेंद्र सिंह के छोटे भाई मान सिंह और किसान नेता भरतपुर के ठाकुर देशराज को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए जाने की वजह से इन्होंने इसका विरोध कर दिया। इस वजह से ये उद्घाटन 17 मार्च को न होकर के 18 मार्च 1948 को किया गया। दोस्तों आरपीएससी ग्रेड 1 संस्कृत एजुकेशन का एक पेपर हुआ था 14 दिसंबर 2020 को। उसमें पूछा गया कि ठाकुर देशराज का संबंध कहाँ से है? तो ठाकुर देशराज का संबंध जो दोस्तों ये इनका संबंध है भरतपुर से है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। आप सीधे सीधे प्रश्न मिलेंगे आपको देखने को। मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया। मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया। तो दोस्तों मत्स्य संघ का राज प्रमुख जो है ये धौलपुर के शासक को बनाया गया।
प्रश्न नंबर 16 देखिएगा। प्रश्न नंबर 16, निम्न में से किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया? तो महाराजा उदयबान सिंह धौलपुर के शासक को बनाया गया। प्रश्न नंबर 17 देखिए। प्रश्न नंबर 17, मार्च 1948 से 18 मार्च 1948 को किन 4 रियासतों या किन 4 राज्यों को जोड़ करके मत्स्य संघ का निर्माण किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली रहेगा। प्रश्न नंबर 18 देखिए। प्रश्न नंबर 18, एकीकृत राजस्थान के निर्माण में मत्स्य संघ में शामिल जिले थे। एकीकृत राजस्थान के निर्माण में मत्स्य संघ में शामिल जिले थे। ऑप्शन ए राइट आंसर है, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर है इसका। प्रश्न नंबर 19 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 19, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे, तो अभी देख रहे थे शोभाराम कुमावत। प्रश्न नंबर 20 देखिए, राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? अभी बता करके आया हूं आप लोगों को, 184 लाख रुपए वार्षिक आय थी। 21 नंबर प्रश्न देखिए, मत्स्य संघ का प्रथम राज प्रमुख किस रियासत का शासक बना? धौलपुर के उदयबान सिंह को बनाया गया। प्रश्न नंबर 22 देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को माउंट आबू का राजस्थान के साथ एकीकरण का श्रेय दिया जाता है? तो दोस्तों माउंट आबू का राजस्थान में विलय जो है ये 2 सोपानों के अंदर किया गया था। 2 सोपानों के अंदर किया गया, यानी छठे चरण के अंदर और 7वें चरण के अंदर किया गया। छठे चरण के अंदर गोकुलबाई भट्ट का गांव हाथल गांव वाला एरिया जो है वो राजस्थान को दिया गया और आबू देलवाड़ा बंबई प्रांत को दिए गए थे। और 7वें चरण में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर आबू और देलवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान को दे दिया गया। इस प्रकार कहीं तो माउंट आबू या यूं कहें सिरोही का विलय जो है राजस्थान के अंदर कितने सोपानों के अंदर किया गया था? 2 सोपानों के अंदर। माउंट आबू नहीं कह सकते, ऐसे कहेंगे कि सिरोही का विलय जो है वो राजस्थान के अंदर कितने सोपानों में हुआ? तो दोस्तों सिरोही का विलय जो है राजस्थान के अंदर 2 चरणों या 2 सोपानों के अंदर किया गया। और ये विलय जो है ये इसमें प्रमुख योगदान दोस्तों गोकुलबाई भट्ट का प्रमुख योगदान था। देखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो रियासती विभाग के अध्यक्ष थे, ये सिरोही को गुजरात यानी बंबई प्रांत में शामिल करना चाहते थे और सिरोही की जनता ने मांग की कि सिरोही को बंबई में न मिलाकर संयुक्त राजस्थान में मिलाया जाए, यानी राजस्थान के अंदर मिलाया जाए। अतः अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की राजपूताना प्रांतीय सभा के महामंत्री श्री हीरालाल शास्त्री ने 10 अप्रैल 1948 को वल्लभ भाई पटेल को एक तार भेजा जिसमें लिखा गया कि हमें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि उदयपुर संयुक्त राजस्थान में शामिल हो रहा है। इससे सिरोही का राजस्थान में शामिल होना और अधिक अवश्यंभावी हो गए। फिर हमारे लिए सिरोही का सीधा सीधा अर्थ है गोकुलबाई भट्ट, और बिना गोकुलबाई भट्ट के हम राजस्थान को नहीं चला सकते। और शास्त्री जी को इस तार का कोई उत्तर वल्लभ भाई पटेल के द्वारा नहीं दिया गया। फिर 14 अप्रैल को इन्होंने एक पत्र और लिखा, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। इसके 4 दिन बाद यानी 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन जो है ये उद्घाटन किया गया उदयपुर में। और राजस्थान के कार्यकर्ताओं का एक शिष्टमंडल जो है, इस समय की बात कर रहा हूं दोस्तों, यानी 18 अप्रैल की बात कर रहा हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिला, क्योंकि इस समय संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू से एक शिष्टमंडल मिला और उनको सिरोही के संबंध में प्रदेश की जनता की भावनाओं से अवगत कराया। और पंडित नेहरू ने इस संबंध में सरदार पटेल से बातचीत की, किंतु फिर भी सरदार पटेल ने गोकुलबाई भट्ट के जन्म स्थान हाथल व कुछ अन्य स्थानों को छोड़कर सिरोही जो था वो गुजरात में शामिल कर लिया। और फिर 7वें चरण के अंदर राज्य पुनर्गठन आयोग की बात मैं आप लोगों को बता चुका हूं ऊपर के प्रश्न में। चलिए प्रश्न नंबर 23 देखिएगा। प्रश्न नंबर 23, निम्न में से किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया? गोकुलबाई भट्ट। राजस्थान का एकीकरण कितने चरण में संपन्न हुआ? 7 चरणों में संपन्न हुआ। काफी इजी प्रश्न है। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ और एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा। 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था इस समय। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 25, राजस्थान के गठन की प्रक्रिया में कितना समय लगा? तो राजस्थान के गठन की प्रक्रिया में दोस्तों ये राजस्थान का एकीकरण जो है 7 चरणों में 8 वर्ष 7 माह और 14 दिनों में, यानी इसका राइट आंसर रहेगा 8 वर्ष रहेगा दोस्तों। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन, कहीं कहीं मिलता है 8 वर्ष 7 माह और 15 दिन के अंदर एकीकरण संपन्न हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपन, प्रश्न नंबर 26,
मैंने कितने 15 दिन, हाँ 14-15, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर देखिए, राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? तो 8 वर्ष 7 माह और 15 दिन इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। अगला देखिए, राजस्थान का शाही राज्य जिसे हम आज देखते हैं रिक्तस्थान चरणों में बना था, तो दोस्तों अभी हमने देखा ये 7 चरणों के अंदर बना था। प्रश्न नंबर 28 देखिए, राजस्थान का एकीकरण रिक्तस्थान चरणों में पूरा हुआ? 7 चरणों में पूरा हुआ। LSA 2018 के अंदर पशुधन सहायक के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। अगला देखिए प्रश्न नंबर 29, काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन 3 या अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो इसका राइट आंसर सीधे सीधा आप याद रखिएगा, ऑप्शन सी है भैरों सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, और याद रखिए अपने ये अशोक गहलोत, राजनीतिक जादूगर अशोक गहलोत जो है ये भी 3 बार रहे हैं दोस्तों। चलिए देखिएगा, 3 बार शपथ लेने वाले राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, भैरों सिंह शेखावत और अशोक गहलोत, 4 मुख्यमंत्री रहे हैं। और 4 बार शपथ लेने वाले राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री अभी तक दोस्तों श्री मोहनलाल सुखाड़िया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 30, राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में निम्न में से किस युगम में सर्वाधिक बार शपथ लिए? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है हरिदेव जोशी एवं भैरों सिंह शेखावत। 31 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 31, राजस्थान एकीकरण के विभिन्न चरणों एवं तत्संबंधी तिथियों को निम्न में से असंगत युगम कौन सा है? हमें यहाँ पर एक साइड में एकीकरण चरण दिए गए, एक साइड में हमें टाइम दिया गया, हमें बताना है कि असंगत कौन सा युगम है। ऑप्शन सी असंगत है दोस्तों। तीसरा चरण 25 मार्च 1949 को संपन्न नहीं हुआ। तीसरा चरण जो दोस्तों ये 18 अप्रैल 1948 को संपन्न हुआ था, देख लीजिए 18 अप्रैल 1948। आगे देखते हैं, 32 नंबर प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ? तो दोस्तों राज प्रमुख का पद जो है 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 1 नवंबर 1956 को समाप्त किया गया था। संविधान के 7वें संशोधन द्वारा 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख का पद समाप्त किया गया और नया पद बनाया गया राज्यपाल का। और पहले राज्यपाल बने थे राजस्थान के श्री गुरुमुख निहाल सिंह। और दोस्तों 1 नवंबर 1956 को ये जो राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ है, इस समय मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया जिन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता थे। और ये बात भी ऊपर हम डिस्कस करके हैं कि 26 जनवरी 1950 को 20 श्रेणी का दर्जा दिया गया और इस दिन देश का संविधान लागू हुआ। इसी दिन राज्य में प्रधानमंत्री का पद समाप्त करके मुख्यमंत्री का पद जो था सृजित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया 1 नवंबर 1956 को नियुक्त किया गया। तो अभी ऊपर डिस्कस करके आए हम इसके बारे में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 34, एकीकरण का सर्वप्रथम प्रयास किस वायसराय के द्वारा किया गया? तो लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा किया गया। ध्यान रहे दोस्तों, लॉर्ड लिनलिथगो ने सर्वप्रथम प्रयास किया एकीकरण का, और ये 1936 से 1944 तक जो है भारत के वायसराय रहे थे। परंतु दोस्तों ये प्रयास असफल रहा। आपको बता देता हूं कि वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के समय 1939 से लेकर के 1945 ईस्वी के बीच में सेकंड वर्ल्ड वार चला था। सेकंड वर्ल्ड वार चला था दोस्तों। और इन्हीं के कार्यकाल में 11 भारतीय राज्यों में पहली बार आम चुनाव हुए, जिनमें से 5 प्रांतों के अंदर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 35, किसने राजस्थान का निर्माण एकीकृत प्रांत के रूप में किया? तो मध्यकाल में दोस्तों अकबर के द्वारा यह काम जो था, मुगल राजा अकबर के द्वारा राजस्थान का निर्माण एकीकृत प्रांत के रूप में किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 36, रिक्तस्थान अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम था? तो इजी है, राजपुताना नाम था। जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में राजपुताना नाम दिया। बाद में ये 1950 26 जनवरी वो दिन जिस दिन देश का संविधान लागू हुआ, विधिवत रूप से नाम बदल करके संविधान में क्या लिखा गया? राजस्थान नाम लिखा गया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 37, राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण में संघ की राजधानी किसे बनाया गया था? तो दूसरे चरण में कोटा को राजधानी बनाया गया। आप देख लीजिए, पहले चरण में राजधानी अलवर, दूसरे में कोटा, तीसरे में उदयपुर, और फिर शेष जो चरण है उन सब में राजधानी क्या रही? जयपुर। और आज भी राजस्थान की राजधानी क्या है दोस्तों? आज भी राजस्थान की राजधानी जयपुर है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 38, प्रश्न नंबर 38 देखिएगा, किस वर्ष, तिथि एवं मास में अजमेर का विलय राजस्थान में हुआ था? 1 नवंबर 1956, 7वें चरण में हुआ था।
सातवां चरण या वर्तमान राजस्थान, आधुनिक राजस्थान या राजस्थान कह दीजिए, 1 नवंबर 1956 को संपन्न हुआ। और इस चरण में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर, दोस्तों फिर से रिपीट कर रहा हूं, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर जो अगस्त 1953 में गठित किया गया, उसके आधार पर सिरोही का आबू देलवाड़ा क्षेत्र, अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र और मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की मानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा ये राजस्थान में जोड़ा गया। और झालावाड़ जिले का सिरोन क्षेत्र जो ये एमपी को दिया गया था दोस्तों। और जो इस प्रकार वर्तमान राजस्थान अपने अस्तित्व में आया, उसमें कुल जिलों की संख्या कितनी थी उस समय कुल जिलों की संख्या थी 26। आगे बढ़ते हैं। 2 क्षेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। वे जिले वो क्षेत्र थे तो आबू रोड, देलवाड़ा एवं अजमेर, ये 2 क्षेत्र थे दोस्तों। एचएम एग्जाम 2018 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया। अगला देखिए, अजमेर क्षेत्र को राजस्थान में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? अजमेर क्षेत्र को राजस्थान के अंदर 1956 को सम्मिलित किया गया। अगला प्रश्न देखिएगा, 41 नंबर, टोडगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया? तो दोस्तों टोडगढ़ अजमेर का भाग है और अजमेर को 7वें चरण में यानी 1 नवंबर 1956 को सम्मिलित किया गया। इसका मतलब टोडगढ़ को भी सम्मिलित कब किया गया? 1956 में सम्मिलित किया गया। अगला देखिए प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42, मत्स्य संघ के निर्माण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? हमें 4 कथन दिए गए हैं, बताना है कि मत्स्य संघ के बारे में कौन सा कथन जो असत्य है। देखते हैं हम लोग। मत्स्य संघ का निर्माण राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण था, यह कथन सही है। मत्स्य संघ नाम के मुंशी कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी के द्वारा दिया गया, यह कथन भी सही है। हमें असत्य कथन बताना है दोस्तों। मत्स्य संघ के राज प्रमुख करौली के महाराजा थे, ये असत्य दोस्तों, क्योंकि मत्स्य संघ के राज प्रमुख जो बने वो करौली के नहीं थे, वो उदयपुर नहीं, धौलपुर रियासत के उदयभान सिंह थे। धौलपुर रियासत के शासक थे जिनका नाम था दोस्तों उदयभान सिंह। तो उदयभान सिंह को पहले चरण का राज प्रमुख बनाया गया और ये धौलपुर के थे, नहीं कि करौली के। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। डी ऑप्शन में देखते हैं, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया गया, बिल्कुल सही है। अलवर प्रजामंडल के नेता शोभाराम कुमावत को बनाया गया था। तो ये मैंने आपको बता ही दिए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 43 देखिएगा। चलिए, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था मैं अपने डेथ वारंट यानी मृत्यु पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? ऐसा दोस्तों बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह के द्वारा एकीकरण के दूसरे चरण के समय कहा गया था। दूसरा चरण यानी जो राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान है उसमें बांसवाड़ा का विलय हुआ था। और ये दूसरा चरण दोस्तों 25 मार्च 1948 को गठित हुआ। इसी समय बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने कहा था मैं अपने मृत्यु पत्र यानी डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 44, जोधपुर के कौन से शासक अपने रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? तो इसका राइट आंसर दोस्तों महाराजा हनुमंत सिंह। आपको बता देता हूं दोस्तों जानकारी के लिए, कुछ किताबें लिखती है कि जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह जो है, जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह जो है ये अपने रियासत का विलय पाकिस्तान में करवाना चाहते थे। और कुछ किताबें लिखती है कि अपने रियासत को क्या रखना चाहते थे? स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे। तो भविष्य में जब प्रश्न आए तो प्रश्न की लैंग्वेज के हिसाब से आप उसका आंसर कीजिएगा। चलिए, और देखिए कुछ जानकारी देखिएगा। राज्य की सबसे बड़ी रियासत जोधपुर यानी मारवाड़ थी। सबसे छोटी शाहपुरा रियासत थी। पीछे की वीडियो में शाहपुरा के बारे में कंप्लीट मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, आप पीछे की वीडियो सर्च करके देखिएगा। और मैंने आपको अभी बताया कि एकीकरण के समय जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह जो है ये अपनी रियासत का विलय पाकिस्तान में करना चाहते थे। और इस बात का खुलासा जो है मारवाड़ के पत्रकार सोमनेश जोशी ने रियासत नामक समाचार पत्र में खुलासा किए क्या कि जोधपुर के शासक हनुमंत सिंह भोपाल के नवाब के साथ मिलकर पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। और जोधपुर के शासक हनुमंत सिंह ने विलय पत्र पर जब हस्ताक्षर किए थे ना बाद में, तब कहा था कि आज स्वतंत्रता दिवस नहीं शोक दिवस है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 45, रियासती सचिवालय की स्थापना कब की गई? काफी अच्छा प्रश्न है और कई बार पेपर में रिपीट हुआ। रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? तो याद रखिए दोस्तों 5 जुलाई 1947। पटवार 2016 में पूछा गया और पशुधन सहायक LSA एग्जाम 2016 के अंदर भी प्रश्न पूछा गया था। 5 जुलाई 1947 इसका राइट आंसर है। रियासती विभाग दोस्तों रियासतों को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाने हेतु अथवा ऐसे कहें भारतीय संघ का हिस्सा बनाने हेतु 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष बनाए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत के लौह पुरुष और भारत के विस्मारक जिन्हें कहा जाता है। और सचिव बनाया गया था वीपी मेनन को। वीपी मेनन की पुस्तक का नाम है इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। ध्यान दीजिएगा
दोस्तों रियासती विभाग ने काफ़ी प्रयास किए लेकिन फिर भी रियासतों ने सिग्नेचर नहीं किए। और फिर क्या हुआ, 18 जुलाई, ध्यान से सुनना, 18 जुलाई 1948 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम, भारत सरकार स्वतंत्रता अधिनियम, ध्यान से सुनेंगे, भारत सरकार स्वतंत्रता अधिनियम 1948 पारित हुआ और इसकी धारा 8 के तहत ब्रिटिश सर्वोच्चता जो है वो त्यागी गई। दोस्तों भारत सरकार स्वतंत्रता अधिनियम 1948 नहीं, 1947 यहां पर रहेगा। देखिएगा ये मैंने गलत लिख दिया, 1947 यहां है कि धारा 8 के तहत, 1947 की धारा 8 के तहत ये ब्रिटिश सर्वोच्चता त्यागी गई और ये कहा गया कि आज से हम विभिन्न रियासतों के साथ की गई संधियां जो है उनको समाप्त करते हैं। ये अंग्रेजों के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कहा गया। फिर भी सिग्नेचर नहीं हुए। तो इसके 7 दिन बाद, यानी 18 जुलाई 1948 को ये अधिनियम आया 1947 का। इसके 7 दिन बाद यानी 25 जुलाई 1947 को क्या हुआ, किसी भी रियासत ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए। तो 25 जुलाई को क्या हुआ, नरेंद्र मंडल की अंतिम बैठक में वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, जो अंतिम अंग्रेज वायसराय थे, उन्होंने प्रथम और अंतिम बार संबोधन दिया जो रेडियो पर प्रसारित हुआ। और इसके बाद दोस्तों 3 रियासतों, कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद को छोड़ करके सभी रियासतों ने 14 अगस्त 1947 से पहले सिग्नेचर जो है वो सिग्नेचर कर दिए गए। आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि राजस्थान में सबसे पहले सिग्नेचर जो है 7 अगस्त 1947 को बीकानेर रियासत के शासक शार्दुल सिंह के द्वारा किए गए। ये राजस्थान की प्रथम रियासत थी और बीकानेर के शासक जो थे, बीकानेर के शासक का नाम था शार्दुल सिंह। और सुनिए, अंतिम रियासत जिसने, राजस्थान की अंतिम रियासत जिसने एकीकरण विलय पत्र पर सिग्नेचर किया, वो 14 अगस्त 1947 को सिग्नेचर किए गए और वह अंतिम रियासत थी दोस्तों धौलपुर। और अभी ऊपर के प्रश्न में डिस्कस करके हैं, धौलपुर के शासक जो थे उदय भान सिंह थे, जिन्हें एकीकरण के प्रथम चरण के अंदर राज प्रमुख बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46। जैसलमेर रियासत को विश्व का 8वां आश्चर्य किसने कहा था? पीछे के वीडियो में बहुत अच्छे से मैं आपको बता करके आया हूं। इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने जैसलमेर रियासत को विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था। जैसलमेर रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा। जैसलमेर को राजस्थान का अंडमान कहा जाता है, राज्य की सबसे पिछड़ी रियासत थी। पीछे की वीडियो में अच्छे से डिस्कस करके आए हैं। जैसलमेर रियासत ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था दोस्तों। और पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना न करने वाली रियासत जैसलमेर थी। पहली रियासत जो थी जनतांत्रिक और पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली वो शाहपुरा थी। जैसलमेर राजस्थान की एकमात्र रियासत थी जहां से उत्तराधिकार शुल्क नहीं लिया जाता था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। राजस्थान की एकमात्र कौन सी रियासत थी जहां उत्तराधिकार शुल्क नहीं लिया जाता था? अभी मैंने आपको बताया जैसलमेर रियासत थी। सुमेलित करना दोस्तों और बताना है कौन सा शासक, कौन सा जो ऑप्शन है वो सुमेलित नहीं है। तो देखिए, एक साइड में रियासत दी गई, एक साइड में शासक दिए गए एकीकरण के समय। पशुधन सहायक में पूछा गया था प्रश्न। पहला ऑप्शन सुमेलित नहीं है दोस्तों, क्योंकि एकीकरण के समय झालावाड़ के शासक जो थे सुमेर सिंह नहीं थे। एकीकरण के समय दोस्तों झालावाड़ के शासक जो थे वो शासक थे हरिश्चंद्र बहादुर। हरिश्चंद्र बहादुर जो थे चौहान वंश के, ये झालावाड़ के शासक थे, नहीं कि सुमेर सिंह। ये सुमेर सिंह जो थे, ये सुमेर सिंह दोस्तों किशनगढ़ रियासत के शासक थे। किशनगढ़ रियासत के शासक थे। किशनगढ़ वो रियासत जिसका विलय जो है दूसरे चरण के अंदर हुआ था। बाकी सिरोही के बेस सिंह थे, करौली के गणेश पालदेव थे और अलवर के तेज सिंह थे। ये नीचे मैंने लिख रखा, देख लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। 49 नंबर प्रश्न देखिएगा। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को किस वर्ष में राजस्थान के महाराज प्रमुख ये मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराज प्रमुख बने? तो मैंने आपको ऊपर के प्रश्न में अच्छे से बताया। एकीकरण के चौथे चरण वृहत राजस्थान के अंदर जो कि संपन्न हुआ था 30 मार्च 1949 को, इस चरण के अंदर इन्हें महाराज प्रमुख बनाया गया। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। देख लीजिए, एकीकरण के चतुर्थ चरण में मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख बनाया गया। ये बातें सारी हम लोग जो ऊपर के प्रश्न में अच्छे से डिस्कस करके आए। आज का लास्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, 50 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसका डी ऑप्शन सम्मिलित नहीं है दोस्तों। संयुक्त राजस्थान और मत्स्य संघ जो है
संयुक्त राजस्थान और मत्स्य संघ जो है इसके आगे लिखा वृहत राजस्थान। नहीं दोस्तों, चौथे चरण का ही नाम वृहत राजस्थान है, तो ये सम्मिलित नहीं है। आपको जानकारी बता देता हूं कि चौथे चरण के अंदर पहले चरण को यानी मत्स्य संघ को मिलाकर के एकीकरण का 5वां चरण संपन्न हुआ, जिसका नाम वृहत राजस्थानी वृहत्तर राजस्थान था। देख लीजिएगा, मत्स्य संघ और वृहत राजस्थान को जब मिलाया गया तब वृहत्तर राजस्थान बना, न कि वृहत राजस्थान बना। और मत्स्य संघ का राजस्थान विलय 15 मई 1949 को हुआ था। तो आज के क्लास के अंदर इतना ही। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि भविष्य में यदि कोई वीडियो अपलोड होगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। और चैनल को लाइक शेयर भी कर दीजिए दोस्तों, ताकि आपके दोस्तों को भी फायदा मिले और हमें मोटिवेशन मिले। आप अच्छे से इस वीडियो को डिस्कस कीजिए, ताकि भविष्य में आपका जो प्रश्न है उसके गलत होने के चांस बहुत कम रहेंगे। चलिए, आप सभी कामयाब हो, इसी उम्मीद और आशा के साथ जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।